हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं और उनका सर्कुलेशन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में। तो टॉपिक का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में कौन सा बॉडी फ्लूइड्स है और उसका सर्कुलेशन क्यों होता है, सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स जो है हमारी बॉडी में वो है ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। अब इनका सर्कुलेशन क्यों होता है, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं बहुत सारे अलग अलग, जैसे हम अगर स्पंजेस की बात करें वहां पर वाटर का सर्कुलेशन होता है। अलग अलग एनिमल में अलग अलग चीजों का सर्कुलेशन होता है बॉडी में। सर्कुलेशन का जो मेन मकसद है, इनका जो मेन एम है कि सर्कुलेशन क्यों होता है, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में। जो हम खाना खाते हैं ये सीधा खाना हमारा जाता है एलिमेंट्री कैनाल में और वहाँ पर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड में पहुँचता है। क्योंकि हमने जो खाना खाया है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, लेकिन वो खाना जिसलिए हमने खाया है एनर्जी के लिए, एनर्जी हमको एक एक सेल में चाहिए। और वो खाना हमारा जो अभी हमने खाया है डाइजेस्ट होके वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा हुआ है, एक एक सेल तक पहुंचेगा कैसे, तो वो एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होगा, एक एक सेल तक पहुंचेगा। ऐसे ही जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो एयर हम लोग अंदर लेते हैं ये सीधा हमारे लंग्स में जाती है। लेकिन इस एयर की जो जरूरत है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी एक एक सेल तक है, एक एक सेल को है। तो एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जाता है ब्लड में और फिर ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में एक एक सेल तक हो रहा है तो ऑक्सीजन पहुंचता है हमारी एक एक सेल तक। हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में है निकलते एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हैं, लेकिन उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक होता है, दूर स्थित ऑर्गन्स तक जहां पर वो काम करेंगे। तो ये चाहे हार्मोन्स हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे ऑक्सीजन हो, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, सेल्स में, टिश्यू में प्रोड्यूस CO2 वापस उसको बाहर भेजना लंग्स के थ्रू, तो हम गैसेस बोल सकते हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो। इन सब का ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है ब्लड के थ्रू। तो हम क्या बोलेंगे, जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी फ्लूइड्स का, इनका सर्कुलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, ब्लड और लिम्फ, ये जरूरी है, आर इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड हार्मोन्स इनके ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है ये जो बॉडी फ्लूइड्स हमारे अंदर हैं, ब्लड और लिम्फ, इनका ट्रांसपोर्ट हो, इनका सर्कुलेशन हो। तो आइए जरा हम लोग ह्यूमन के अंदर हम बात करते हैं। तो पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे ब्लड की और फिर हम लोग बात करेंगे लिम्फ की। इन दोनों बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड की। जो ब्लड है
ब्लड एक सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू में आप पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू आप पढ़ते हैं, जिसमें आप एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू पढ़ते हैं। तो जो दूसरा हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू में आप ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, अलग अलग तरह के टिश्यू पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक है कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, जो कि सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 मतलब ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.4 होता है, ठीक। अगर हम ब्लड की बात करें, इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, रेड कलर, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग आरबीसी इसी में पढ़ेंगे ब्लड में, उसका कलर रेड किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। उसी की वजह से तो पूरे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है। रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन को हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि हीमोग्लोबिन जो है इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो इसमें हीम है और दूसरा है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है और हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन कितना होता है हमारे ब्लड में? तो 100 ml blood contain 12 to 16 ग्राम, और एवरेज बोले तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, या एवरेज बोले तो 15 ग्राम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, हम लोग जरा इसकी बात करते हैं। ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड में और कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो इतनी बातें याद रखेंगे कि ब्लड जो है एक सॉफ्टेस्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इनका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका पीएच 7.4 मतलब ये स्लाइटली एल्कलाइन है। रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। एवरेज कितना है? 15 ग्राम। आइए जरा हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो अगर हम लोग ब्लड की बात करें, तो ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा, और इसमें पाया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ही ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन्हें ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है 55%, जो बचा 45% वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसे हम ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा जो है ये स्ट्रॉ कलर का
स्ट्रॉ कलर का, स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है, स्ट्रॉ का मतलब अगर हिंदी में बोले तो भूसा, लाइट येलो कलर का, ठीक है ना, लाइट येलो कलर का, इस कलर का स्ट्रॉ कलर का। विस्कस फ्लूइड है, लाइट कलर का, लाइट येलो कलर का मतलब स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है। इस प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर पाया जाता है। इनमें 6 to 8% प्रोटीन पाई जाती हैं, 6 to 8% प्रोटीन पाई जाती हैं। इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट, एटसेट्रा। ये सारी चीजें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड लिपिड्स भी पाए जाते हैं। लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो स्मॉल अमाउंट में ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा की। इसी प्लाज्मा में अगर हम लोग बात करें कि ये जो प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन कौन सी है, आइए हम इधर लिखते हैं इन्हीं के बारे में कि जो 6 to 8% प्रोटीन है, 6 to 8% ये जो प्रोटीन है, इनको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना। इस प्रोटीन में पढ़ेंगे मेनली फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। फिब्रिनोजन जो है ये हेल्प करता है, ये इन्वॉल्व होता है कोएगुलेशन में, इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन्स जो है ये हेल्प करता है इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन्स जो है ये मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। याद रखिएगा, जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, ये जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन बनती हैं लीवर में, और लीवर में बन के यहाँ पर आती हैं। हम लोग और भी यहाँ पर प्रोटीन पढ़ेंगे, जैसे एंजियोटेंसिनोजन पढ़ते हैं, ठीक है। ये जितने भी प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट है, बनती हैं लीवर में, और यहाँ पर प्रेजेंट ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। जब ये काम करती हैं तो इनएक्टिव से एक्टिव में चेंज होती हैं, तब ये काम करती हैं। हम लोग आगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड नाम की हेडिंग पढ़ेंगे, उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फिब्रिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म फिब्रिन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो वो हम लोग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में ही पढ़ेंगे। इतनी बातें किसके बारे में आप करेंगे? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा पूरे ब्लड में 55% पाया जाता है, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जिसे ब्लड सेल्स बोलते हैं वो पाया जाता है। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर का मतलब लाइट येलो कलर का विस्कस फ्लूइड है। इसमें 90 से 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है,
कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयरन एंड बाइकार्बोनेट एटसेट्रा, ये सब पाए जाएंगे। स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। ये जो प्रोटीन है 6 to 8%, ये प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन है, जैसे कि फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स, ये मेनली पाई जाती हैं। इनमें से जो फिब्रिनोजन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। आइए हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हम इधर बढ़ते हैं अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसे हम ब्लड सेल्स भी बोल रहे हैं। ठीक, इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरेथ्रोसाइट, एरेथ्रोसाइट जिसे आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक, तो यह आरबीसी एरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स मतलब कि थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये ब्लड में पाए कितने जाते हैं इनकी जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो एरेथ्रोसाइट है ये पाया जाता है 5 to 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। जो WBC है ये होता है 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स हैं ये होता है 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, जो ये ब्लड की सेल्स हैं इनमें आप देखिए सबसे ज्यादा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में, जो ब्लड के सेल्स में, इसमें सबसे ज्यादा कौन पाया गया? इसमें सबसे ज्यादा पाया गया ये आरबीसी, इसलिए इसे बोलते हैं मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ ब्लड, मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड में सबसे ज्यादा सेल की बात कर रहे हैं। जो प्लाज्मा था 55%, उसमें 90 से 92% वाटर, वो ब्लड का सेल्स नहीं है, तो ये ब्लड सेल्स हैं। तो ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा कौन है? एरेथ्रोसाइट, आरबीसी। ठीक है, इनके हम लाइफ स्पैन की बात कर लें, क्योंकि याद रखिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इमोर्टल हो, जो अमर हो। मरना सबको है। एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन के बाद एक फिक्स जीवन काल है सबका। उस जीवन काल के बाद, उस एज के बाद मरना सबको है। कोई भी इमोर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। तो ये ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड की सेल्स का भी एक फिक्स लाइफ स्पैन है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका लाइफ स्पैन है आरबीसी का, इसका लाइफ स्पैन है 120 डेज, 120 डेज। आफ्टर विच, उसके बाद आफ्टर विच
इट डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या है? कब्रिस्तान, जहां पर लोग मरने के बाद जाते हैं। तो ये जब आरबीसी मर गई तो आरबीसी भी कहां जाके डिस्ट्रॉय होती है, कहां पर जाके ट्रैप की जाती है, पकड़ी जाती है? स्प्लीन में, जिसे आप तिल्ली कहते हैं, यहां पर स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होती है। स्प्लीन जो है ना, इसे ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी है ये स्प्लीन। याद रखिएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ट्रैप करता है, जो हमारे ब्लड में पहुंचते हैं उनको भी पकड़ता है। तो ये ब्लड का फिल्ट्रेशन कराता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए। किडनी में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बाहर किया जाता है। जैसे हम लोग ह्यूमन यूरियोटेलिक हैं, तो हमारे अंदर, हमारे लीवर में अमोनिया बनती है, अमोनिया से यूरिया बनता है लीवर में ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, जिसे हम यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। और ये यूरिया जो है ब्लड में आती है, तो ब्लड में से पहुंचती है कहाँ? किडनी में, और किडनी से इसको बाहर कर दिया जाता है। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करने के लिए हमारे अंदर किडनी है। लेकिन हमारे ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर कर जाते हैं उनको ट्रैप किया जाता है, उनको खत्म करता है, उनको पकड़ता है कौन? स्प्लीन। तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी का भी काम करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये याद रखिएगा। तो ये फिक्स लाइफ स्पैन किसका है? एरिथ्रोसाइट का। अगर हम लोग WBC की बात करें, इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1 वीक। इनका लाइफ स्पैन है 1 वीक। अगर 1 वीक आंसर नहीं मिलता है तो आप 10 to 12 डेज लगा सकते हैं। अगर 10 to 12 डेज भी ना मिले तो आप 12 to 14 डेज लगा सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे नहीं, ऐसा नहीं है कि 12 to 14 के बाद अब ना मिले तो सर 14 to 16 कर दें क्या? नहीं। और इन सब में अगर सब एक साथ अवेलेबल हों तो आपका आंसर होना चाहिए 1 वीक। सबसे अच्छा आंसर जो है वो क्या है? 1 वीक का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनका लाइफ स्पैन है 3 to 4 डेज। इनका लाइफ स्पैन है 3 to 4 डेज। तो ये, क्योंकि हर एक सेल का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, एक फिक्स जीवन काल है, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एरिथ्रोसाइट कैसी होती है, आरबीसी कैसी होती है, ल्यूकोसाइट WBC कैसी होती है, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स कैसी होती है। ठीक है, आइए जरा हम बात करते हैं। अगर हम लोग एरिथ्रोसाइट या आरबीसी की बात करें तो ये कितना पाई जाती है वो तो पता चल गया। रेड कलर की होती है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो जरा हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, और इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। तो ऐसे ही ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? अब आइए जरा हम ये भी लिख देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमोपोएसिस, या इसी को हीमेटोपोएसिस भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हीमोपोएसिस या हीमेटोपोएसिस भी बोलते हैं। ये जो हीमोपोएसिस होती है, सबसे पहले जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो ये यॉर्क सैक में होता है फॉर्मेशन, यॉर्क सैक में होता है फॉर्मेशन। इसके बाद फॉर्मेशन होता है लीवर में होता है फॉर्मेशन बच्चों में।
लेकिन कह रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है एडल्ट में आफ्टर बर्थ। कहां पर फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमें यह देखना है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोपोएसिस या हिमेटोपोएसिस। कहां होता है? बच्चों में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां होता है? यॉर्क सैक में होता है। उसके बाद बच्चों में पूरी तरह से ये बोन मैरो डेवलप नहीं है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं ये चिल्ड्रन में, बच्चों में कहां पर होगी? लीवर में। और एडल्ट में कहां पर होगी? बोलो भाई, बोन मैरो में होगी। ठीक है ना? तो हीमोपोएसिस या हिमेटोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन वहीं पर होगा, तो आरबीसी कोई स्पेशल नहीं है, इसका भी फॉर्मेशन वहीं पर भी वहीं होगा। आइए जरा हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी की बात करेंगे। एरिथ्रोसाइट आरबीसी की बात करेंगे, ठीक है ना? आरबीसी के बारे में आपने ये पढ़ लिया कि ये मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ ब्लड है। ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अगर कोई सेल्स है तो वो कौन है? एरिथ्रोसाइट है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है ना? कहां पर फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में। कहां पर होगा बोलो भाई? इन बोन मैरो। अब अलग से जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि हमने पूरी ब्लड सेल्स के बारे में ही लिख दिया कि ब्लड सेल्स कहां पर बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, आइए जरा और हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें आरबीसी की, ये ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है ना? मैमल्स में कैसी होती है? ई न्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉनकेव होती है। बाई कॉनकेव होती है, और बाई कॉनकेव इसलिए होती है शेप में, बाई कॉनकेव इन शेप, बाई कॉनकेव इन शेप। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इसका शेप जो है वो कैसा होता है? बाई कॉनकेव होता है। ठीक है, और हम लोग बात करें अगर इस आरबीसी की, तो ये फॉर्मेशन तो एरिथ्रोपोएसिस कहलाएगा। इन्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉनकेव होती है, रेड कलर की होती है, रेड कलर की होती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से रेड कलर की होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर की होती है। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन जो है ना, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहलाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहलाता है। ये हम लोग पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कराता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन हम लोग पढ़ते हैं। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है, इसी की वजह से आरबीसी का कलर जो है वो रेड होता है। तो जरा हम लोग हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, फिर हम वापस आते हैं एरिथ्रोसाइट पर। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें दो पार्ट हैं। एक तो ये हीम वाला पार्ट है, और एक ये ग्लोबिन वाला पार्ट है। जो इसका ये हीम वाला पार्ट है, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है। आयरन कंटेनिंग पार्ट है। हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक हीमोग्लोबिन में
4 आयरन पाए जाते हैं, वो भी Fe2+ फॉर्म में, Fe2+ फॉर्म में, मतलब फेरस के फॉर्म में। ये बात हम लोग पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, रेस्पिरेशन में। एक आयरन एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो हीमोग्लोबिन में 4 आयरन है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बात वहां की है। फिलहाल तो आपसे पूछेगा इसमें से हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग पार्ट कौन सा है, तो आयरन कंटेनिंग पार्ट है हीम। ठीक है। दूसरा है ग्लोबिन, तो ग्लोबिन है प्रोटीन, और प्रोटीन तो होती है चेन ऑफ एमिनो एसिड, जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये जो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड है, मतलब ये है चेन ऑफ ये होती है चेन ऑफ एमिनो एसिड, चेन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है। तो चलिए जरा हम बात करते हैं इसमें कितनी चेन पाई जाती है पॉलीपेप्टाइड की। इसमें टोटल चेन पाई जाती है 4 चेन होती हैं, जिनमें से 2 चेन एक जैसी होती हैं, जिसे हम अल्फा चेन बोलते हैं, और 2 चेन एक जैसी होती हैं, जिसे हम बीटा चेन बोलते हैं। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, 2 चेन एक जैसी होती हैं, हम बोलते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। अच्छा, ये जो प्रोटीन होता है या जो पॉलीपेप्टाइड जिसे हम बोल रहे हैं, ये चेन ऑफ एमिनो एसिड है। 2 एमिनो एसिड के बीच बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही ढेर सारे एमिनो एसिड की चेन है, इसलिए तो हम इन्हें बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां पर 2 चेन एक जैसी, तो आइए बात करते हैं यहां पर। ईच चेन ऑफ ये अल्फा चेन ऑफ, ऐसे बोले, ईच अल्फा चेन कंटेन 141 एमिनो एसिड। एक अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड्स होते हैं, और ईच बीटा चेन कंटेन 146 एमिनो एसिड्स। तो अगर आपसे यही पूछ रही है, हम लोग पढ़ते हैं हालांकि बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वहां पर पढ़ते हैं हम लोग जब, तो वहां पर बता दिया जाता है। अभी हम लोग हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे तो बता दिया यहां पर। अब अगर आपसे पूछे कि टोटल हीमोग्लोबिन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक चेन में 141, तो 2 चेन में कितना हो जाएगा, 282। यहां पर 146 है अगर, तो 2 चेन में कितना हो जाएगा, 292। तो इधर इनको मिला के 82 और इधर 292, इनको मिला के आप कर सकते हैं 574 लगभग आएगा। ठीक है। तो ये है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर जो है वो रेड होता है आरबीसी का। तो बातें आपको समझ आ गई इनके बारे में। तो आइए हम वापस चलते हैं। ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे एरिथ्रोसाइट, आरबीसी। तो एरिथ्रोपोइसिस बोन मैरो में होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, बाइकॉन्केव होता है शेप में, रेड कलर का होता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसी में अगर हम लोग बात करें तो मैमल्स में इन्यूक्लिएटेड आरबीसी है, लेकिन कैमल और लामा में, इन कैमल एंड लामा, इसमें जो है आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड। तो ज्यादातर मैमल्स में, सभी मैमल्स में, ह्यूमन मैमल्स में आते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगी। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ठीक है। तो इतनी बातें फिर से रिपीट कर रहा हूं। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं,
एरिथ्रोपोएसिस कहाँ होगा? बोन मैरो में। इन्यूक्लिएटेड होती है, नंबर में सबसे ज्यादा होती है WBC और प्लेटलेट्स से, बाइकॉन्केव शेप में होती है, बात समझ गए। लेकिन कैमल और लामा में न्यूक्लिएटेड होती है, रेड कलर की होती है हीमोग्लोबिन की वजह से। इतनी बातें इनके बारे में याद रखेंगे आप। इसके साथ साथ आपको हीमोग्लोबिन की कहानी भी बता दिया कि हीमोग्लोबिन कैसा होता है। ठीक है, टोटल अगर हीमोग्लोबिन में आपसे पूछे कितने अमीनो एसिड हैं, तो आप यहां पर एक चेन में 141 है, यहां पर एक चेन में 146 है। इसी को आप डबल कर दें, इसको डबल करके जोड़ दें, जितना आएगा वो हीमोग्लोबिन में। तो आपसे पूछेगा हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग पार्ट कौन सा है? हीम। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। जब हम ब्रीदिंग पढ़ते हैं तो इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि ऑक्सीजन आयरन पार्ट से जुड़ता है और जो CO2 है वो ग्लोबिन पार्ट से जुड़ता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं WBC की तरफ। WBC जिसे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब देखिए जरा WBC में ये दो टाइप के होते हैं। WBC एक होता है ग्रैनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट। और थोड़ी सी अगर हम लोग बात कर लें इस WBC की, तो WBC लार्जर होती है देन RBC। साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ना होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से ये कलरलेस होती है। WBC दो टाइप की है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट और एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट इसलिए बोला क्योंकि यहां पर ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, और यहां पर ये ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसे ग्रैनुलोसाइट और उसे ए ग्रैनुलोसाइट बोला। यहां पर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा और यहां पर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। आइए हम और बात करते हैं इसमें। ग्रैनुलोसाइट में 3 आते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट में हम 2 पढ़ते हैं। आइए जरा देखते हैं इसमें कौन कौन है। एक होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, यहां पर आता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल से किस में आएंगे? ग्रैनुलोसाइट में। ए ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। अगर हम लोग बात करें ये पाए कितना जाते हैं, न्यूट्रोफिल होता है 60 to 65% ऑफ WBC। तो WBC में 60 से 65% है। इओसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल 0.5 से 1%, मोनोसाइट है 6 to 8%, लिम्फोसाइट है 20 to 25%, 20 to 25%।
अब यहां पर देखिए पूरे WBC में सबसे ज्यादा कौन पाया गया? न्यूट्रोफिल्स। इसलिए न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ, एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ WBC। WBC में अगर सबसे ज्यादा कोई पाया गया तो न्यूट्रोफिल। और अगर आपसे पूछे ब्लड में सबसे ज्यादा कौन पाया गया, कौन सी सेल, तो RBC। RBC के लिए बोलेंगे मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ ब्लड, और WBC में न्यूट्रोफिल्स के लिए बोलेंगे मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ WBC। ये सबसे ज्यादा है और ये लीस्ट है, सबसे कम है। आप देख लीजिए, एक लाइन से सारे लिखे। अब ये काम क्या करते हैं, आइए जरा इनके फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये फैगोसिटिक होते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो ये फैगोसिटिक होते हैं नेचर में, और ये मोनोसाइट्स ये भी फैगोसिटिक होता है। ये भी फैगोसिटिक होता है। अब सुनिए, ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं। हम इम्यूनिटी पढ़ते हैं दो टाइप की, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में ये आते हैं, सेलुलर बैरियर का काम करते हैं। ये सेल्स हैं, ब्लड के सेल्स हैं। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में इंटर कर जाए, हमारे ब्लड में चला जाए, तो उस ब्लड में उसको खाने का काम करते हैं, उसको निगल जाने का काम करते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं। कौन? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। जो इयोसिनोफिल है, इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है और इन्फेक्शन को रोकता है। इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड इसके साथ साथ रजिस्ट मतलब रोकता है इन्फेक्शन को। रजिस्ट इन्फेक्शन को रोकता है। बेसोफिल्स सेक्रेट करता है हिस्टामीन, सीरोटोनिन, एंड हिपैरिन। हिपैरिन जो कि होता है एंटी कोएगुलेंट। मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको थक्का जमने से, कोएगुलेट होने से बचाता है, क्लॉटिंग से बचाता है। और ये जो है सीरोटोनिन और हिपैरिन, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और वैसोडाइलेटर होते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने वाले और डायलेट कराने वाले। मोनोसाइट्स लिख दिया, फैगोसाइटोसिस होता है। ये जो लिम्फोसाइट है ये दो टाइप का होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, इसे हम बी सेल भी बोल सकते हैं। और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराता है। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराता है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है ये हेल्प करता है, बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है।
एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, इतनी सी कहानी किसकी है, WBC। अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो WBC है ये डिफेंसिव होता है, हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। लाइफ स्पैन आपको पता था, लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, 1 वीक। या आपको बता दिया 10 to 12 डेज या 12 to 14 डेज क्या होता है। क्लियर। तो ये RBC और WBC। एक बचा आपका कौन सा, ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स। आइए जरा हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ platelets occur in bone marrow। तो बोन मैरो में तो सब पढ़ा है, occur in bone marrow in a special type of cell called मेगाकैरियोसाइट। मतलब कि बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप की सेल है, इस तरह से ये मेगाकैरियोसाइट की सेल है। ये यहां से ऐसे टूट टूट के ये जो टूटता है यही बनता है प्लेटलेट्स। ये टूट टूट को क्या बनाती है, प्लेटलेट्स बनाती हैं। तो कह रहे हैं कि बोन मैरो में कुछ स्पेशल टाइप की सेल हैं, नाम क्या है, मेगाकैरियोसाइट, और वहीं पर इनका फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये कुछ ऐसे फैक्टर निकालते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं ये कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि क्लॉटिंग में या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करते हैं। अगर प्लेटलेट्स का नंबर घटने लग जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब कि क्लॉटिंग लेट होती है। ठीक, तो कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स रिलीज सम फैक्टर which help in coagulation of blood। अगर इसका नंबर घटने लग जाए, रिडक्शन इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, causes clotting disorder, that is clotting will be delayed, मतलब कि क्लॉटिंग लेट होगी। इतनी सी कहानी आपको याद रखना है प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये कहानी आपने जो पढ़ा अभी ध्यान से सुनिए। आपने पढ़ा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे अंदर ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स हैं। दो तरह का बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड और लिम्फ। अभी हम ब्लड की बात कर रहे हैं, हम लिम्फ की भी बात अलग से करेंगे। ठीक है, तो ब्लड का इसका सर्कुलेशन जरूरी क्यों है? इसका सर्कुलेशन इसलिए जरूरी है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कराता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो कह रहे हैं ब्लड एक सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, pH 7.4 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है,
रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, अगर इससे 12 से 16 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम हो जाए, मेल में अगर 12 से कम हो जाए तो उसे बोलते हैं एनेमिक पर्सन, उसको एनीमिया है। और अगर फीमेल में 10 से कम हो जाए हीमोग्लोबिन तो उसे बोलते हैं कि वो एनीमिक है, मतलब उसको एनीमिया है। मेल में 12 ग्राम से कम, फीमेल में 10 ग्राम से कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एनीमिक पर्सन बोलेंगे, मतलब उसको एनीमिया है, ब्लड की कमी है। एवरेज 15 ग्राम होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हीमोपोएसिस या हिमेटोपोएसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब स्टार्ट होता है एम्ब्रियो बनना तो यॉक्साइक में, फिर लिवर में और आगे चल के बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा आपने पढ़ा है स्ट्रॉ कलर का, लाइट येलो कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट ये पाए जाते हैं। स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड्स भी पाया जाता है। प्रोटीन जो पाई जाती है 6 to 8%, ये जो भी प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है ये प्रोटीन लिवर में बनती है। प्लाज्मा में प्रेजेंट है ये इनएक्टिव फॉर्म में। इनमें जैसे कि फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स आपने पढ़ा। फिब्रिनोजन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके बाद फिर आपने पढ़ा कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक एक करके, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं 5 से 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड पाई जाती है। मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ ब्लड है, ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। लाइफ स्पैन होता है इसका 120 डेज, जिसके बाद ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे ब्लड में हो उनको भी ट्रैप करता है, तो ब्लड को फिल्टर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिर डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं 6 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। इसका लाइफ स्पैन 1 वीक होता है, या 10 से 12 दिन या 12 से 14 दिन बोल सकते हैं। सबसे अच्छा आंसर होता है 1 वीक। थ्रोम्बोसाइट 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। लाइफ स्पैन इसका होता है 3 to 4 डेज। आगे आपने पढ़ा एरिथ्रोसाइट आरबीसी जो है, आरबीसी का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है, जो कि बोन मैरो में होता है। इन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। शेप में बाइकॉनकेव होता है। कैमल और लामा में ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। इसका जो कलर है वो रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ठीक, हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करें जिसकी वजह से ये रेड है, तो आपने पढ़ा हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक आयरन कंटेनिंग पार्ट जिसे हीम बोलते हैं, और एक ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। ये चेन ऑफ एमिनो एसिड है। तो यहां पर 4 चेन पाई जाती हैं पॉलीपेप्टाइड की। 2 चेन एक जैसी होती हैं जिन्हें अल्फा चेन बोलते हैं, और 2 एक जैसे होती हैं जिन्हें बीटा चेन बोलते हैं। एक अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड है, 2 को मिला दे तो 282 हो जाएगा। एक बीटा चेन में 146 एमिनो एसिड है, 2 को मिला दिया 292 हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये हमने हीमोग्लोबिन की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद फिर ये डब्ल्यूबीसी आपने पढ़ लिया। डब्ल्यूबीसी में आपने पढ़ा 2 टाइप का है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट इसलिए बोला क्योंकि उसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट में नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपने टाइप पढ़ा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, और यहां पर पढ़ा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स में आपने पढ़ा कि ये 60 to 65% है। मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है। ये फैगोसिटिक होता है कि अगर हमारे ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है तो उसको ये इंगल्फ कर जाता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ साथ मोनोसाइट्स भी वही काम करता है, क्योंकि 6 to 8% हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी का
WBC का याद रखोगे। इओसिनोफिल 2 से 3% जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है और इन्फेक्शन को बचाता है। बेसोफिल 0.5 से 1%, ये सबसे कम पाया जाता है। ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन ये केमिकल सिक्रेट करता है। हिपैरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड के कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, बचाता है। आपने यहां पर पढ़ा मोनोसाइट बता दिया क्या करता है। लिम्फोसाइट जिसमें 2 टाइप के हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराता है और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है। जब आप इम्यूनिटी पढ़े हैं, इम्यूनिटी से इम्यून सिस्टम जब आप पढ़ते हैं इम्यूनिटी, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो क्या होता है, वहां पर इनकी बात दोबारा से की जाती है। ठीक है, ये इतनी कहानी WBC की। और लास्ट में आपने प्लेटलेट्स पढ़ा। फॉर्मेशन जो होता है प्लेटलेट्स का वो भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप की सेल जिसका नाम मेगा कैरियोसाइट है वहां पर होता है। प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर भी रिलीज करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब क्लॉटिंग लेट होगी। क्लॉटिंग लेट होने के और भी कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण ये है। ठीक है ना, तो इतनी सी कहानी हम लोगों ने आज करी। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।